नमस्कार दोस्तों। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और गॉस लॉ तक हम लोग कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल के बारे में ग्रेविटेशन में भी आप लोग देख चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से, फिर हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जो मैंने आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही यहां पर चीजें रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर है नहीं। बस वहां पर मास था, यहां पर चार्ज है। वहां पर जी था, यहां पर के है। इतना डिफरेंस आता है बस, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। आइए देखते हैं। एक साइन का भी फर्क पड़ता है, समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। बच्चों 11th का सारा सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी निपटा दिया है हम लोगों ने। 12th के सिलेबस पर आ गए हैं। ठीक है, नाउ आई एम रिकवरिंग एज वेल फ्रॉम द एक्सीडेंट आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, सो फुल ऑन एनर्जी बेटा। लेकिन आपके एंड पे अब बहुत सारा काम है जो आपको करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी रिवीजन करनी है, बैकलॉग खत्म करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट बेटा आने वाला है, तो अब बहुत ध्यान से आपको देखना है कि भैया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है तो हमें क्या करना है। ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट को जितना अच्छा देंगे, सेकंड अटेम्प्ट में प्रेशर उतना कम, थर्ड अटेम्प्ट में प्रेशर उतना कम, फोर्थ अटेम्प्ट में प्रेशर उतना कम हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार भी आपने एक अच्छी सीट सिक्योर कर ली तो आपके ऊपर प्रेशर बेटा कम हो जाएगा, वरना आने वाले एग्जाम्स में आने वाले अटेम्प्ट से प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा। मेरे हिसाब से आपका सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट जो रहने वाला है वो है अटेम्प्ट नंबर 3। तो बहुत टेंशन भी नहीं लेनी है भैया, पहला अटेम्प्ट हमारे सिर पर आ चुका है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अटेम्प्ट नंबर 3 तक आपका लगभग सारा कुछ पूरा हो चुका होगा। ठीक है ना, और आपने सब कुछ बढ़िया से कर लिया होगा और एकदम ताजा ताजा होगा आप लोगों के लिए। तो आपका सबसे बढ़िया अटेम्प्ट मेरे हिसाब से होगा अटेम्प्ट नंबर 3, जहां पर आप एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाएंगे और पूरा सिलेबस करके जाएंगे, तो आपका अटेम्प्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 2 अटेम्प्ट्स को कैजुअल लेना है बेटा। पहले 2 अटेम्प्ट्स में भी पूरा दम खम लगाकर मेहनत कर कर आपको उसको देना है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने कहा था कि जब 2 चार्जेस को हम दूर दूर ले जाते हैं या पास पास लेकर आते हैं, तब उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होती है। और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक चार्ज यहां पर है, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज है Q1, और एक चार्ज ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं Q2। लेट अस से दे आर लाइक चार्जेस। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है R1 और लेट अस से ये फिक्स्ड है, और मैं इस चार्ज को थोड़ा आगे लेकर जा रहा हूं, यहां तक लेकर आ रहा हूं, और इस डिस्टेंस को हमने बढ़ाकर कितना कर दिया बेटा, R2 कर दिया। तो हमने जब इसका डिस्टेंस चेंज किया तो हम कह रहे इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज हो रही होगी। ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड बेटा, लेट मी अपने मोबाइल फोन का गला घोट दें हम पहले, वरना ये बचता रहेगा। ठीक है, तो खैर R1 से R2 तक हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे। तो बेटा रास्ते में कभी ना कभी ये R डिस्टेंस दूर भी आएगा। एक्चुअली हम यहां पर वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फोर्स वेरिएबल है। वी हैव टू इंटीग्रेट। वेरिएबल क्यों है, जैसे जैसे वो दूर जाता है फोर्स घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि मान लेते हैं कभी ये रास्ते में चलते हुए R डिस्टेंस दूर आया होगा, यहां पर इस पर फोर्स होगा Q1 Q2 बाय R²। और अगर आप इसको dr डिस्टेंस और आगे ले आए, अगर आप इसको dr डिस्टेंस और आगे ले आए, तो जो छोटा सा वर्क डन इसके ऊपर हो रहा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तब वो होगा फोर्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R² इंटू dr। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। ठीक है, बट बिफोर इंटीग्रेशन लेट मी से du इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ du, नेगेटिव ऑफ du लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ du इज k
Q1 Q2 by R square dr. And now I can integrate both the sides. I can say that जब इनके बीच में डिस्टेंस R1 है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ UR1 है, और जब इनके बीच का डिस्टेंस R2 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर UR2 हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं माइनस साइन हमारे पास रहेगा बाहर, तो UR2 माइनस UR1, UR2 minus UR1, right? And on the right hand side 1 by R स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 by R। आप सभी लोग बेटा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक कोई परेशानी वाली बात आप लोगों को होगी नहीं। -1 by R यहां पर हम लिख देंगे, और R1 से लेकर R2 तक हमें करना है इंटीग्रेट, R1 से R2 तक हमें करना है इंटीग्रेट। तो बेटा ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मुझे कटता हुआ दिख रहा है, के Q1 Q2 1 by R2 माइनस 1 by R1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बड़ा चेंज निकाला, लेकिन नॉर्मली हम चेंज के टर्म में बात ना करते हुए एब्सोल्यूट टर्म में बात करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक रेफरेंस लेना होता है। और बेटा यहां पर हम रेफरेंस नॉर्मली लेते हैं इन्फिनिटी को। जब हम इन दोनों चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है तो उसको हम रेफरेंस कंडीशन को मान के चलते हैं। तो अगर मैं यहां पर रेफरेंस के लिए R1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी मान लूं, इफ R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी देन U इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। मैंने इसको रेफरेंस ले लिया, ठीक है, और R2 को मैंने R मान लिया। तो नाउ आई कैन राइट UR माइनस U infinity equals to K Q1 Q2 1 by R minus 1 by infinity, 1 by R minus 1 by infinity, right? So U infinity is 0, U infinity is 0, and 1 by infinity is also 0. So we'll write UR is K Q1 Q2 by R. So potential energy when the distance between the charges is R is given by K Q1 Q2 by R. तो जब इनके बीच का डिस्टेंस R होगा तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R के बराबर हो जाएगी। ये हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। इस तरीके से हम पोटेंशियल लिख सकते हैं K Q1 Q2 by R is the potential energy between the two charges when they are placed R distance away। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया और अब इस फॉर्मूले को हमें याद करना है। बेटा ग्रेविटेशन में फॉर्मूला था -G(m1m2) by R, माइनस साइन था, यहां पर माइनस साइन नहीं है, लेकिन यहां पर चार्जेस जो आपको पुट करने हैं Q1 और Q2 should be put with sign। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? मतलब ये हुआ कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो दोनों के लिए सेम चार्ज सेम साइन आएगा और प्रोडक्ट भी बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों नेगेटिव हुए तो भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो फिर तो पॉजिटिव आना ही है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज अ नेगेटिव नंबर, राइट? तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ग्रेविटेशन में तो मासेस हमेशा पॉजिटिव ही थे और बाहर माइनस साइन लगा था, मतलब ग्रेविटेशन के अंदर अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना गया तो बाकी किसी भी और पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपको नेगेटिव ही मिल रही थी। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों के ही चांसेस हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, बोथ हैव द पॉसिबिलिटीज। तो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, अनलाइक के केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ये दो पार्टिकल्स के लिए हमने बात करी। व्हाट इफ वी हैव मोर देन 2 पार्टिकल्स? अगर हमारे पास 2 से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे देन वी हैव टू मेक ग्रुप्स, हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, राइट? तो जैसे कि हमने कहा कि मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां पर भी चार्ज रखा है, यहां पर भी चार्ज रखा है, यहां पर भी चार्ज रखा है, ठीक? डिस्टेंस के बीच में R है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम पोटेंशियल एनर्जी जानना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पे ग्रुपिंग करोगे। हमने ग्रेविटेशन में बेटा देखा था कि एक ग्रुप आपको ये मिल रहा, एक ग्रुप आपको ये मिल रहा और एक ग्रुप आपको ये मिल रहा। 3 ग्रुप है, तीनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन ग्रुप। Let's talk about this group. It is K Q1 Q2 by R. So K Q square by R multiply by 3, right? Now, sometimes the question can be asked
कि अगर हम इसके जो डिस्टेंस है वो चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब हम r से लेटर से r/2 करना चाह रहे, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस ट्रायंगल की साइड को छोटा करने के लिए, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा अगर इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो होगा। मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, तो बाहर से जितना भी वर्क डन हो रहा है वो कहां जा रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है। तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट को आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा यू होगा ही होगा, इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चाहे ना हो, डेल्टा के जीरो हो चाहे ना हो, ये चीज तो आप लिख सकते हैं। दिस इज मोर जनरल बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में आता है फाइंड द वर्क वी हैव टू डू टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट। तो हमें जो वर्क डन करना है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे, तो हमें जो वर्क डन करना है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों, क्लियर। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उससे और बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, हम दो चार्जेस लेते हैं यहाँ पर। हम कह रहे हैं कि एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर है Q1, ठीक, इसका मास m मान लिया, और एक चार्ज है यहाँ पर -Q2, इसका मास भी हमने m मान लिया, ठीक है, दोनों का मास हमने m मान लिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, इनके बीच में दूरी r है, इनके बीच में दूरी क्या है बेटा, r, छोड़ दिया इनको हमने, वी रिलीज देम, हमने उनको छोड़ दिया, राइट। तो ये पास पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पास पास आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ Q1 and Q2 when the distance between the particles decreases to r/2। जब इनके बीच का डिस्टेंस r/2 रह जाएगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस r/2 रह जाएगा, तब हम जानना चाहते हैं Q1 और Q2 की रफ्तार कितनी होगी। जब इनके बीच का डिस्टेंस r/2 रह जाएगा, तब हम जानना चाहते हैं Q1 और Q2 की रफ्तार कितनी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखो भैया, हमने कहा कि मान लिया Q1 की रफ्तार है v1 और -Q2 की रफ्तार है v2, ठीक, बट दोनों का मास बेटा बराबर है। अब मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया था, मैंने बस उनको रिलीज कर दिया था रेस्ट से, ये रेस्ट पर थे और मैंने इनको छोड़ दिया था, ठीक, और ये अपने आप चलना शुरू हुए थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं गया, सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहता है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, और मोमेंटम कंजर्वेशन है तो हम बोल सकते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ठीक है ना। बट m और m बराबर है, इसलिए v1 और v2 बराबर आने वाले हैं, ठीक है। देखो, हमने पहला कंडीशन यहां पर क्या किया, मोमेंटम कंजर्व किया, हम बोल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, कह रहे हैं इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल कितना है m इंटू v1 माइनस m इंटू v2, ठीक है। तो v1 बराबर v2 आ गया, v1 बराबर v2 आ गया, आई बात समझ में। तो पहली बात तो v1 बराबर v2 आ चुका है। अब दूसरा केस क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, सेकंड केस हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं ui प्लस के ई आई इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल, आ रही बात समझ में। तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है बेटा, फाइनल कितनी है बेटा, जब इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, r/2 रह गया, तो लिखेंगे माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय r/2, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा हमारे पास, हाफ m, v1 और v2 तो बराबर ही है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं,
ठीक है, क्योंकि मास बराबर है, स्पीड बराबर है, मतलब देयर काइनेटिक एनर्जी आर आल्सो इक्वल, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो 2 से बड़ा ये 2 कट रहा। ठीक, इसको यहां पर लेकर जाएंगे तो बेटा ये 2 ऊपर आ रहा, फिर -1 हो रहा, तो ये k q1 q2 बाय r ही बच रहा, इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू मुझे मिल रही अंडर रूट ऑफ k q1 q2 बाय mr, और v2 इसी के बराबर ही है। कैलकुलेशंस थोड़ी सी और गंदी हो जाती अगर मैंने मासेस अलग अलग दिए होते, ठीक है ना। बस तरीका ये था, यहां पर v1 v2 बराबर नहीं रहते, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 लिखा जाता, इक्वेशन यहां पर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर बनती, और फिर यहां से v1 v2 यहां पुट करके सॉल्व करता आंसर निकलता। ऐसे में आप चाहो तो अपनी सिद्धि भी लगा सकते हो, ऐसे में आप चाहो तो अपनी सिद्धि लगा सकते हो, इसको एक एक्सप्लोजन की तरह ट्रीट कर सकते हो। एक्सप्लोजन में क्या होता है बेटा, अब याद करो बेटा, सिद्धि मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में बताई थी, याद करो। मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सप्लोजन के अंदर सिस्टम की अंदर की एनर्जी, जो हिडन एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो और चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, ठीक है ना, सिस्टम के अंदर की एनर्जी कन्वर्ट होती है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जब ये पास पास आ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ऐसे में हम वाली सिद्धि ने कहा था कि आप फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट E इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2 म्यू। E इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2 म्यू। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो बनी है या जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, वो है E। E is the loss in the potential energy or gain in the kinetic energy by the system, by the complete system, right? So what is the loss? Loss का मतलब क्या हुआ बेटा, इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल कम थी, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल लिखोगे। तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इनिशियल आपके पास है -k q1 q2 डिवाइड बाय r, माइनस फाइनल कितनी है, -k q1 q2 डिवाइड बाय r बाय 2। बेटा ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है या गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बात एक ही है, इज इक्वल्स टू m इंटू v1 मोमेंटम हो गया का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, म्यू इज द रिड्यूस मास, दैट मींस m प्लस m। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि सर ऐसे ही कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें ये इजी लग रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती यहां पर अगर मासेस अलग होते, तो वहां पर तब भी एक लाइन में होता, बेटा आंसर आपका तब भी एक लाइन में आता, ठीक है ना। तो बेटा ये 2 ऊपर जाएगा तो ये k q1 q2 बाय r ही है, और अगर आप देखें तो बेटा ये यहाँ पर 2m आ रहा, 2 से 2 कट रहा, m ऊपर जा रहा, तो m v1 स्क्वायर तो दिख रहा, यहां से क्लियरली v1 की वैल्यू आप देख सकते हो अंडर रूट ऑफ k q1 q2 बाय m r आ रही है। देखो सेम आंसर आ रहा है बेटा, ये क्या थी हमारी सिद्धि थी, आ रही बात समझ में बेटा, ये सिद्धि हमारी है, सिद्धि से हमारा आंसर देखो एक लाइन में एक इक्वेशन में आ रहा, मोमेंटम और ये दोनों अलग कंजर्व नहीं करने पड़ रहे, एक लाइन में हमारा आंसर निकल कर आ रहा। बट ये समझ होनी चाहिए कि कहां पर सिद्धि लग सकती है, कहां नहीं लग सकती है, कहां लगा सकते हैं, और इसके लिए तो बेटा हिमालय पे बैठ के तपस्या करनी पड़ती है। बताइए आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आप लोगों को जब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपको दिखने लगेगा अच्छा यहां भी लगा सकते हैं कि यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे सिद्धि उतना ही ज्यादा आपके अंदर समाती हुई चली जाएगी। ठीक है बच्चा, प्रैक्टिस इज द की। ओके, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं बातों की चर्चा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं मैं मालूम पड़ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है मैं मालूम पड़ गया। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं पहले पोटेंशियल की, ठीक है ना, और फिर हम आगे बात करेंगे। पोटेंशियल यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी डिटेल में हमें पोटेंशियल की बातें करनी है, पोटेंशियल और फील्ड रिलेशन की बातें करनी है, अलग अलग केसेस में पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है और पोटेंशियल से फील्ड भी निकालनी है। ठीक है ना, तो हम बात शुरू करते हैं यहां पर पोटेंशियल की। ठीक है बच्चों, बेटा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में मेजर डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की डिफाइन की जाती है, मतलब कम से कम 2 पार्टिकल्स आपके पास होने चाहिए।
लेकिन पोटेंशियल एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। पोटेंशियल किसी भी एक सिस्टम के एक पार्टिकल के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। और जब हम उसके लिए डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो उसने स्पेस में दो चीजें क्रिएट करी है। हमने कहा कि हमारे पास कोई भी अगर एक चार्ज है तो बोल सकते हैं सोर्स चार्ज। तो बेटा सोर्स चार्ज स्पेस में किसी भी पॉइंट पर दो चीजें पैदा करता है। सोर्स चार्ज स्पेस में किसी भी पॉइंट पर दो चीजें पैदा करता है बेटा। एक होता है फील्ड और दूसरा होता है पोटेंशियल। एक होता है फील्ड और दूसरा होता है पोटेंशियल। तो सोर्स चार्ज स्पेस में किसी भी पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल ये दो चीजें पैदा करता है। अगर हमने यहां पर एक चार्ज क्यू रखा, अगर हमने यहां पर एक चार्ज क्यू रखा, ठीक है, तो इस चार्ज क्यू पर एक फोर्स लगेगा फील्ड के कारण, और इस सोर्स चार्ज और इस चार्ज की एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसको बोलेंगे इंटरैक्शन। इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। And this potential energy is related with this potential, and the force is related with the field, and they are related in a similar way. हम कह रहे हैं फोर्स होगा Q इंटू ई के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी के बराबर। आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं आप। आई बात समझ में आप लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो ये हमारे पास बेटा पोटेंशियल की बात आ गई। पोटेंशियल क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। बट इसका डेफिनेशन क्या है? तो हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया यहाँ पर, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। किसी भी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता होगा, वहां पे जो भी चार्ज रखेंगे उसकी सोर्स चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी बेटा वो होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इसको तो मैं सिंबल में लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी ये लिखा मैंने ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, राइट। बट पोटेंशियल क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो बेटा पोटेंशियल का डेफिनेशन है भैया, अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है जो स्पेस में फील्ड पैदा कर रहा है और किसी भी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, सोर्स चार्ज है, स्पेस में इसने फील्ड पैदा कर रखी है और किसी भी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर चलते हैं, ठीक है ना, और इसको लेकर आते हैं इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी वर्क डन कर रही पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कर रही पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसका नेगेटिव इज चेंज इन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड per unit test charge in moving the test charge from infinity to that point r, infinity से r तक लाने के लिए। अगर आप r1 से r2 करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफाइन करना है तो आपको इन्फिनिटी से लेकर r तक चलना पड़ेगा। अगर वर्कडन की बात की जाए तो वर्कडन होता है बेटा इंटीग्रेशन f डॉट dr from infinity to r divided by q naught. Force divided by test charge is the field. So V is equals to minus integration infinity to r field dot dr. बेसिकली हम कहते हैं कि पोटेंशियल और फील्ड ये इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपको फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप फील्ड निकाल सकते हो। लेकिन किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो क्या उस पॉइंट पे फील्ड निकाल लोगे? नहीं। आपको पूरे स्पेस में पोटेंशियल मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल कैसे फैला हुआ है या कैसे चेंज हो रहा है, और आपको पूरे स्पेस में यह मालूम होना चाहिए कि फील्ड कैसे फैली हुई है, तो उससे पोटेंशियल निकाल पाओगे। देखो आप इन्फिनिटी से लेकर आर तक का फील्ड मालूम होना चाहिए आपको, किसी एक पॉइंट के फील्ड से नहीं मालूम पड़ेगा। किसी एक पॉइंट पर अगर फील्ड जीरो भी है ना तो भी जरूरी नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल जीरो हो। किसी एक पॉइंट पर अगर फील्ड जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा।
हाँ, इन्फिनिटी से लेकर आर तक कंटिन्यूसली फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगेन हम इन्फिनिटी में पोटेंशियल यहां पर जीरो मानकर चल रहे हैं, हम मान रहे हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ये हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके फॉर्मूले में भी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर आप इन्फिनिटी पोटेंशियल कहते हो कि वो है 2 तो आप इसको 2 ऐड कर दोगे इसके अंदर। हर एक पॉइंट पे बेटा उतना ही पोटेंशियल ऐड हो जाएगा जितना आप इन्फिनिटी में पोटेंशियल ऐड करते चले जाओगे या घटाते चले जाओगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करेंगे सबसे पहले। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आता है इसको हम समझने की करते हैं कोशिश, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, और यहां से आर डिस्टेंस दूर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर माइनस ई डॉट डी आर। तो हम कह रहे हैं कि देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, राइट। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो, ठीक है भैया। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी बेटा 1 होती है, तो के क्यू हमने बाहर निकाला, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर हो गया, इन्फिनिटी से लेकर आर तक माइनस माइनस कट गया, तो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू बाय आर के बराबर। पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू बाय आर के बराबर। आई बात समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दैट इज के क्यू बाय आर। ये है बेटा पोटेंशियल के क्यू बाय आर। आई बात समझ में? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर, पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। क्लियर? चलो, अब हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल मिल गया। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है दैट पॉजिटिव चार्ज creates positive potential and negative charge creates negative potential। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। इन दो बातों को आपको रखना है ध्यान। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर बच्चा? कोई परेशानी? भैया पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल को क्रिएट करता है, ठीक? ये हम कह सकते हैं दैट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स अ नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, बहुत अच्छे। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा पार्टिकल्स हुए, सपोज हमने कहा कि हमारे पास देखो एक पार्टिकल यहां पर है, इसका चार्ज क्यू है, एक पार्टिकल यहां पर है, इसका चार्ज भी क्यू है। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर? ठीक है, ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर? तो हम कहेंगे सेंटर पर फील्ड कितनी होगी बच्चों? 0। क्यों भैया 0 होगी? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा फील्ड इधर, ये क्रिएट कर रहा इधर, दोनों उल्टी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये फील्ड क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। फील्ड्स कैंसिल हो गई, नेट फील्ड 0 आ गई। बट क्या यहां पर पोटेंशियल भी 0 होगा? नहीं। सेंटर में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पोटेंशियल होने वाला हमारे पास कितना? इसके वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर बाई 2, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा इतना ही, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 के क्यू बाय आर इज द पोटेंशियल। अब देखो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा यहां पर, मैं जबरदस्ती का इंटीग्रेशन नहीं करूंगा। मुझे एक पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला पता है के क्यू बाय आर, वो फॉर्मूला मुझे याद रखना है, लगाऊंगा आंसर निकल कर आएगा। देखो जिस पॉइंट पर फील्ड 0 थी उस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 नहीं है, जिस पॉइंट पर फील्ड 0 थी उस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 नहीं है। यह बात आपको रखनी है ध्यान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है ना। अब करते हैं आगे की चर्चा। हमने कहा कि चार्ज क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, और हम जानना चाह रहे हैं कि भैया सेंटर पर फील्ड कितनी है, पोटेंशियल कितना है।
बेटा यहां पर अगर आप फील्ड देखोगे तो क्या फील्ड जीरो होगी? आप कहोगे सर फील्ड सेंटर पर जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा इधर और ये भी क्रिएट करेगा अपनी तरफ। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड टुवर्ड्स इट। दोनों इस तरफ आ रहे तो यहां पर फील्ड जीरो नहीं है, नॉन जीरो फील्ड है। लेकिन क्या पोटेंशियल सेंटर पर जीरो होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल पोटेंशियल जीरो होगा। ये चार्ज भी बेटा जितना पोटेंशियल पैदा कर रहा, ये चार्ज उसका नेगेटिव पोटेंशियल पैदा कर रहा, दोनों को जोड़ोगे नेट पोटेंशियल जीरो आ रहा। तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो, पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। सेंटर में पोटेंशियल जीरो है लेकिन सेंटर पर फील्ड जीरो नहीं है। यहां पर आते हैं तो सेंटर पर फील्ड जीरो है लेकिन सेंटर में पोटेंशियल जीरो नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जरूरी नहीं है, और किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल जीरो है तो वहां पे फील्ड जीरो है जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, बट ये वेक्टर फॉर्म में था, डॉट प्रोडक्ट के साथ था। इसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, अलग डायमेंशन में तोड़ के। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बात करते हैं डिटेल में रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। बात करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम ये कह रहे कि भैया देखो जो पोटेंशियल है वो है इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, राइट। ये तो हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो डीवी होगा वो होगा माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन की जगह पर हमने डीवी लगा दिया। ठीक, एंड माइनस साइन को यहां ले आते हैं, माइनस डीवी ई डी आर कॉस थीटा लिख देते हैं। यहां पर यहां पे थीटा है बिटवीन ई एंड डी आर। तो हम कह रहे हैं देखो अगर हमारे पास ये फील्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये इनके बीच का एंगल है, ये इनके बीच का एंगल है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 टुकड़े कर सकते हैं। एक टुकड़ा होगा ई के डायरेक्शन, डी आर के डायरेक्शन में, ई कॉस थीटा, और दूसरा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई साइन थीटा। लेकिन हमें क्या मांगता है? हमें ई कॉस थीटा मांगता है। ई कॉस थीटा ई का वो कंपोनेंट है जो डी आर के अलोंग है। तो कैन आई से दैट ई कॉस थीटा इज माइनस डीवी बाई डी आर, वेयर ई कॉस थीटा ई का कंपोनेंट अलोंग डी आर, ई का कंपोनेंट अलोंग डी आर इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, राइट। बोल सकता हूं मैं बात? आई होप कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा जी। अब ई डी आर का मतलब है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड डी आर। ठीक है, माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल घटता है। ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या माइनस साइन का? दैट पोटेंशियल decreases in the direction of electric field. पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं देखो मेरे पास एक पॉइंट यहां पर ए है और एक पॉइंट यहां पर बी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कहां पे पोटेंशियल ज्यादा और कहां पे पोटेंशियल कम। ठीक है, तो आप कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा और बी पर कम होगा। आई बात समझ में? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आगे जा रहे पोटेंशियल गिरता जा रहा, आगे बढ़ रहे पोटेंशियल गिरता जा रहा। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल घटेगा, वीए बड़ा होगा, वीबी छोटा होगा, वीए बड़ा होगा, वीबी छोटा होगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम यहां कहीं पर हैं और इस पॉइंट सी को यहां पर लेते हैं तो हम जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हम जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी बराबर होगा। ए एंड सी पे पोटेंशियल बराबर होगा। दैट मींस इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं है,
इफ यू मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होगा नहीं, पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, पोटेंशियल सेम बना रहेगा। ए एंड सी में पोटेंशियल सेम हो गया। आ रही बात समझ में? ए एंड सी पर पोटेंशियल बेटा सेम हो गया आपके पास, ठीक है। पोटेंशियल विल बी सेम एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी। ए एंड सी पर पोटेंशियल बेटा सेम आने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझे बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बेटा हम एक कॉन्सेप्ट और डिफाइन कर सकते हैं। आप क्लियर देखो, यहां पर ए एंड सी पे पोटेंशियल सेम है ना, तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट डिफाइन कर सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। किसका डिफाइन कर सकते हैं बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल बराबर रहे, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल बराबर रहे वो है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर बराबर रहे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? तो सरफेस which have equal potential, wow, पूरे सरफेस पर पोटेंशियल बराबर रहे उसको कहते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल बराबर होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बेटा या तो हम ये कहें ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस आइदर फील्ड इज जीरो, फील्ड है ही नहीं तो फील्ड ही ना हो, और फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो हो ही ना, और हो तो कैसा हो बेटा? सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ पॉइंट चार्ज q and you draw the field lines, you will say the field lines are like this, then you would say the equipotential surface is something like a sphere. At all the points you will see that the field lines are cutting at 90 degrees. आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो बेटा फील्ड लाइन कैसी कट रही है? 90 डिग्री पर आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अगर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो अलोंग द सरफेस मूव करने पर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा होगा, अलोंग द सरफेस मूव करने पर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने एक और स्फीयर बनाया, आपने एक और स्फीयर बनाया तो बेटा इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि अगर अगर इसका पोटेंशियल कुछ v1 है तो इसका पोटेंशियल v2 होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, राइट? अब क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट 1 शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 2 होगा, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज v1 की वैल्यू कितनी है बेटा? वो है k क्यू बाई कैन से r1, और v2 की वैल्यू होगी k क्यू बाई r2। क्लियरली इनके बीच में एक डिफरेंस आ रहा, क्लियरली इनके बीच में एक डिफरेंस आ रहा, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज आपके पास रहेगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना भाई? बड़े आगे, इफ यू हैव एन इनफाइनाइट वायर और सिलेंडर, देन अगर हम यहां पर एक सिलेंडर बनाते हैं, the curved surface of cylinder is equipotential. Flat is not equipotential, but curved is equipotential. Flat is not equipotential. फ्लैट इक्विपोटेंशियल नहीं होगा लेकिन कर्व सरफेस इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी थ्रू आउट अगर आप देखेंगे, यहां जो फील्ड लाइंस होंगी थ्रू आउट वैसे होंगी। दैट इज हाउ वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस। फ्लैट के परपेंडिकुलर, फ्लैट के अलोंग है, तो फ्लैट के अलोंग बेटा
पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा, लेकिन कर्व के अलॉन्ग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा होगा, कर्व के अलॉन्ग पोटेंशियल सेम बना रहेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। देखिए अगेन अगर हम यहां पर बेटा 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने R1 डिस्टेंस दूर, एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने R2 डिस्टेंस दूर, तो अब इनके बीच में बेटा पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, मतलब अगर मैंने एक और सिलेंडर बनाया तो उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। R1 R2 में देखा जाए तो R1 पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, R2 पोटेंशियल कम होगा। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी आ जाता है कि भैया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है आपके सामने, आपको कहा गया कि देखो ये क्या है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वायर है और आपके सामने इसने 2 पॉइंट ले लिए, कहता पॉइंट ए रहा, पॉइंट बी रहा, कहता पॉइंट ए जो है वो R1 डिस्टेंस दूर है और पॉइंट बी जो है वो R2 डिस्टेंस दूर है। क्वेश्चन कह रहा फाइंड VA माइनस VB। तो पहली बात तो बहुत क्लियरली आप जो देख सकते हो कि ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अगर ऑप्शन में कोई नेगेटिव आंसर आ रहा है उसको आप हटा सकते हो, उस ऑप्शन को ही आप हटा सकते हो। देखते ही समय कम है, तुक्का मारने का मन कर रहा है, समय कम है, तो क्या करोगे, देखो जो नेगेटिव आंसर है उनको हटा दो सबसे पहले। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव, अगर 2 भी हट गए, 2 बचे, 50-50 चांस है आपका सही होने का। ठीक है ना बच्चों, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि VA माइनस VB की हम बात कर रहे हैं, VA माइनस VB की हम बात कर रहे हैं, कितना होगा इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन R1 टू R2। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये होगा कितना, VR2 माइनस VR1, R1 टू R2 E डॉट dr, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर फील्ड वेरिएबल है ना, तो हमें करना तो इंटीग्रेशन पड़ेगा ही पड़ेगा, हमें को ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं पोटेंशियल का यहाँ पर। हम कह रहे हैं कि देखो हम यहां से क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस दूर जाएंगे, R डिस्टेंस दूर जाएंगे और यहां पर फील्ड लिखेंगे, वो तो 2K लैम्डा बाय R, फॉर्मूले बड़े याद होने चाहिए, 2K लैम्डा बाय R फील्ड होती है और dr भी इस डायरेक्शन में है और E भी इस डायरेक्शन में, एंगल 0 के बीच में। तो हम कह रहे हैं कि भैया VR2 माइनस VR1 ये है माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2, E की वैल्यू है 2K लैम्डा बाय R इंटू dr इंटू कॉस 0, 2K लैम्डा बाय R इंटू dr इंटू कॉस 0, राइट। कॉस 0 क्योंकि एंगल 0 ही मिलेगा तो कॉस 0 भी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा माइनस 2K लैम्डा लॉग R, R1 से लेकर R2, R1 से लेकर R2, माइनस साइन को बेटा यहां ले आएंगे तो बेटा ये बनेगा VR1 माइनस VR2, 2K लैम्डा नेचुरल लॉग R2 by R1। VR1 is basically VA and VR2 is VB, तो VA minus VB is 2K लैम्डा। बेटा आंसर याद नहीं करना है, तरीका समझना है आप लोगों को कि हमने यहां पर क्या किया है। आंसर नहीं रटना है इस क्वेश्चन का, तरीका समझना है, फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला आपके सामने है, मैंने अगर इन्फिनिटी टू R डाला होता तो खाली V आता, R1 टू R2 डाला तो VR2 माइनस VR1 आया, खत्म बात, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला पता है आप लोगों को, सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे पास बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या कह सकते हैं बेटा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेटा वो कुछ ऐसी होती हैं, स्ट्रेट इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो यूनिफॉर्म फील्ड। बेटा इसके लिए जो हमारे पास, इसके लिए जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो बनता है एक प्लेन, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन सरफेस बनता है, ठीक है ना।
फील्ड लाइन ऐसे काटते हुए जा रही है, 90 डिग्री के एंगल पे इसको काटते हुए जा रही है। अब लेकिन अगर मैंने दो प्लेन बना दिए, एक प्लेन यहां बना दिया और एक प्लेन यहां बना दिया, दो प्लेन मैंने बना दिए, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अगर V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है और इनके बीच में दूरी कितनी है बेटा, D है, तो क्या V1 V2 बराबर होगा? नहीं होगा। आप कहोगे V1 V2 बराबर नहीं है। क्लियरली कौन बड़ा कौन छोटा बेटा, कौन बड़ा कौन छोटा? तो क्या कहोगे, इस तरह V1 बड़ा है और V2 छोटा है। ठीक है चलो, तो V1 बड़ा है और V2 छोटा है, तो हम कहेंगे देखो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो हम बोलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, है ना भाई। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म है, दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द इंटीग्रेशन E और डेल्टा आर, ठीक है ना। अब देखो, अब E और डेल्टा आर हम इस डायरेक्शन में जा रहे, फील्ड बेसिस डायरेक्शन में आ रही, तो E और डेल्टा आर क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। अच्छा जी, डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1 माइनस E, डेल्टा आर कितना है बेटा, D, माइनस यहां लेकर आएंगे तो V1 माइनस V2 लिखा जाएगा E इंटू डी, सिंपल। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो पॉइंट्स आपको मिल गए, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दो पॉइंट हमने लिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में डिस्टेंस है डेल्टा आर, ठीक है ना, और हम कहेंगे वी ए माइनस वी बी इज ई इंटू डेल्टा आर, खत्म बात, सिंपल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में there is no need of integration, we will simply say E into delta R या E into D is our potential difference. That is how we can write the potential difference. कैपेसिटर पढ़ेंगे हम आगे, बेटा कैपेसिटर के प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वहां पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, that potential difference is E into D, E into D is the potential difference या E into delta R is the potential difference. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पोटेंशियल घट रहा होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फील्ड जा रही होगी, नेगेटिव का पोटेंशियल कम होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस E into D के बराबर लिखा जाएगा। बेटा ये बात आपको याद रखनी होगी बच्चों। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ गया आपके पास। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलती है आपको, जैसे एक इनफाइनाइट प्लेन है, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन, जब तक कंडक्टिंग ना बोला जाए उसको नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलना होता है। दो पॉइंट हमने चुन लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दूरी मैटर नहीं करती, इस दूसरे को हमने डी लिख दिया, तो बोलेंगे वी ए माइनस वी बी इस फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिंपल सी बात, ऐसे हम लिख सकते हैं। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी, क्लियर, बढ़े आगे, शानदार। चलो आगे लेके चलता हूं आप लोगों को और आगे की हम करते हैं चर्चा। हमने फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन लिखा, हमने लिखा कि भैया दो इनफेक्ट रिलेशन लिखे, मैं दो फॉर्मूले साथ साथ लेके चलता हूं। हमने लिखा कि भैया E वेक्टर इज माइनस dv बाय dr, और हमें लिखा कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन r1 टू r2 ई डॉट, दो फॉर्मूले लिखे। तो बेटा ये ई डी आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो डी आर के अलाउंड है। अगर x कंपाउंड निकालना हो तो x लिखेंगे, आप x से डिफरेंशिएट करेंगे, y में y जेड से। अब सिंगल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन, सबको जोड़ने के बाद जो नेट रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, वो आता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड। एक तो बेटा ये रिजल्ट हो गया आपके पास। इसको आप लिख सकते हो दैट ई वेक्टर इज माइनस डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और वी हमने बाहर निकाल लिया। दिस इज एन ऑपरेटर कॉल्ड एज डेल्टा ऑपरेटर, डेल्टा ऑपरेटर, उसको हम वी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई डॉट या क्रॉस नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो वी कॉल दिस एज ग्रेडियंट, वी कॉल दिस एज ग्रेडियंट। तो वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is the negative gradient of the potential, electric field is the negative gradient of the potential, इसको बोलते हैं gradient,
डेल्टा ऑपरेटर है, जब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ये कहलाएगा ग्रेडियंट, पूरा कहलाएगा ग्रेडियंट। और केवल इसको बोलेंगे डेल्टा ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर। डॉट लेंगे तो बेटा वो डाइवर्जेंस कहलाता है, क्रॉस लेंगे तो वो कर्ल कहलाता है, लेकिन कर्ल एंड डाइवर्जेंस आर नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बीटेक में जाके पढ़ोगे। ग्रिफिथ जैसी बुक्स उठा के आप पढ़ोगे तो बेटा उसके अंदर आपको ये चीजें काफी मिलेंगी, और काफी सारी और थ्योरम्स भी मिलेंगी। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़नी होती है, लेकिन कब, हायर हायर फिजिक्स के अंदर, अगर आप बीएससी वाला करते हो फिजिक्स में तब पढ़नी पड़ती है। बीटेक में थोड़ा बहुत बात करेंगे कर्ल डाइवर्जेंस के बारे में, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। मैथमेटिक्स में इनफैक्ट बातें करनी पड़ती है। खैर, इंजीनियरिंग दिनों की आपने याद ताजा कर दी। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और हम इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं। बड़े ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा ना, इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड। जिस तरीके से आपने वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल और फोर्स के बीच का रिलेशन लिखा था ना, बिल्कुल वैसा ही फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम वही चल रहा है, x1 से x2 तक, y1 से y2 तक, z1 से z2 तक। और ये VR2 माइनस VR1 मिलेगा आपको। डेल्टा V का मतलब क्या होगा, VR2, ये R2 के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ये R1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। क्लियर? एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है ना, कद्दू का कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं यहां पर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन वाले पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन देख लेंगे। पोटेंशियल दिया है, वेरी कर रहा एक्स वाई जेड के साथ। क्वेश्चन क्या रहा कि भैया फाइंड एट 1,0,2 यहां पर फिर निकाल दो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप तीनों वैल्यू निकाले, कौन कौन सी, डेल वी बाय डेल एक्स निकाल लें, डेल वी बाय डेल वाई निकाल लें, एंड डेल वी बाय डेल जेड निकाल लें। ये तीन चीजें निकाल लें आप। ठीक है, हाँ भाई, जब एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये एक्स स्क्वायर आपका वेरिएबल होगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बचेगा। इनफैक्ट थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 2x5 बनेगा। यहां y के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे तो इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पे जेड स्क्वायर बचेगा। जब x के टर्म में करेंगे तो ये 0 हो गया क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, y इधर रहेगा। यहां पर z के टर्म में करे तो यहां पे z नहीं है तो ये हट गया, तो ये बनेगा कितना, 2zy 2yz। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस 2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर j cap and minus 2yz. That is how we can write. Now we'll put the coordinates 1, 0, 2. तो x की जगह पर 1, y की जगह पर 0 और z की जगह पर 2 पुट करना है। 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0। बड़ा ये और ये तो मुझे 0 ही दिख रहा,
4 + 1 5 हो गया, तो -5 J cap is the electric field at this coordinate. On this particular coordinate, electric field is -5 J cap. एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई -5 J cap के बराबर. अंडरस्टूड? ये आ रहा, क्लियर है? इंटीग्रेशन पे बेटा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी जा रही स्पेस में वेरी करती हुई एक्स आई कैप प्लस 2 वाई स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर. क्वेश्चन कह रहा है भाई फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between 2,1 and -1,3. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन दिस एंड दिस. 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद में माइनस करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ठीक है, लेकिन इसको अगर हम लिखें एक्स वाई जेड के टर्म में, क्योंकि यहां पर हमें एक्स वाई अलग दे रखे हैं, तो बी ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई इंटीग्रेशन. जेड तो है ही नहीं, जेड तो है नहीं. तो अगर मैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कहता हूं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो नीचे बेटा ए के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 1. पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ऊपर बी के कोऑर्डिनेट आएंगे -1 and 3. दैट इज हाउ यू राइट इट द कोऑर्डिनेट. एक्स में एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई में वाई का कोऑर्डिनेट. ठीक है, बट ई एक्स क्या है बेटा? ई एक्स वो है जिसके साथ आई कैप लगा है, ई वाई वो है जिसके साथ जे कैप लगा है. ठीक है, कंप्यूट करते हैं. माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 2 to -1 माइनस इंटीग्रेशन 3 वाई स्क्वायर डी वाई 1 to 3 1 to 3. ठीक है, एंड यहां पर मिलेगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए. चाहे तो आप माइनस साइन यहां पे ले आओ, वी माइनस वी बन जाएगा, बट वो आपकी मर्जी है. एक्स स्क्वायर बाय 2 2 -1 वाई क्यूब बाय 3 1 to 3 -1 बाय 2 -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3 स्क्वायर -1 स्क्वायर. 4 में से एक गया बेटा 3 आएगा, -3 आएगा तो -4 हो गया. -3 -1 -3 -1 is 3 by 2 -8 -8. बेटा 16 में से 3 गए, -13 by 2 is VB minus V. If you want to calculate VA minus VB, it will be 13 by 2. और इसका यूनिट होता है वोल्ट्स. पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट. ठीक है, या फिर आप पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जूल्स पर कूलम भी बोल सकते हैं. तो जूल्स पर कूलम भी बोल सकते हैं, नहीं तो वोल्ट्स भी बोल सकते हैं. ये आपका पोटेंशियल का यूनिट हो गया. सारी बात समझ में आप लोगों को? दैट इज हाउ विल राइट द फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. तो बढ़ते हैं आगे. बट यहां पे कई बार आपको ट्विस्ट हो जाता है. क्वेश्चन आपको मिलता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे. अब अगर आपको पोटेंशियल निकालना होगा तो आप लिखेंगे पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई. समझ, वाई डी एक्स एंड एक्स डी वाई हो गया. अब क्या करें? हम तो तब इंटीग्रेशन कर सकते थे जब x के साथ dx हो, y के साथ dy हो. तो उल्टा हो गया. हमारा जो ex है बेटा वो तो y है ना, और जो ey है वो x है. तो ये y dx एंड x dy बन गया हमारा. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जब भी ऐसा हो जाए तो आप सबसे पहले जो कॉमन तो कॉमन लो, सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. अभी कोई आपको लिमिट दे रखी,
तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, इट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, राइट? पता ही आप लोगों को इतनी बात। अब आपको सोचना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। ये सोचने के लिए किसका डिफरेंशिएशन है, आप यहां पर पार्शियल इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे आप इसको उठाओ, इसमें dx वेरिएबल है तो x के टर्म में इंटीग्रेट कर दो, तो y x, dx कंडीशन x बनेगा, y तो हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, तो y x बन गया। इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। आप कहते देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, इट इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल। So we can write this as minus integration differentiation of xy, and now integration and differentiation will cancel out, leaving a constant of integration behind. Had the limits given to you, you can put the limits here to get the value of c, और आप लिमिट्स पुट करके इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। सर ये तो कर लिया, एक और ऐसा क्वेश्चन करा दो, करते हैं। करते हैं, आओ देखो। क्वेश्चन आपको गिवन है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स स्क्वायर आई कैप 2xy, दैट्स इंटीग्रेशन। तो पोटेंशियल निकालने जाओगे, इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 2xy dx। ठीक, माइनस साइन कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx। ये किसका डिफरेंशिएशन है? अब ये जानने के लिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, या तो आप इसको y के टर्म में केवल इंटीग्रेट करो x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, या इसमें x के टर्म में इंटीग्रेट कर लो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो अगर आप यहां पर इंटीग्रेट करते हो तो y बाहर आया, इंटीग्रेशन 2x dx लिखा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, मुझे x स्क्वायर y मिल रहा। अगर यहां से आप इंटीग्रेट करो तो क्या होगा बेटा, x स्क्वायर बाहर आएगा, dy का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर y आएगा, तो आएगा वही, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकाल लो। ये एक तरीका है ये ढूंढने का ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये तरीका है ढूंढने का कि किसका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना? ओके, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई का, and now differentiation integration cancels out and we are left with a constant of integration. That is how we can write it. I think this is clear. Okay. बढ़े आगे बच्चा, चले बेटा। ऐसी बार हमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को लेते हुए उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बेटा हम साथ साथ करते जा रहे हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कौन सा। एस.सी. वर्मा बहुत ही पॉपुलर बुक, वेरी पॉपुलर बुक, लेजेंड इन हिमसेल्फ। इतना ज्यादा पॉपुलर बुक शायद कोई और नहीं हुआ पढ़ने के लिए जितना एस.सी. वर्मा का बुक हुआ। बहुत प्यारी बुक लिखी गई, अच्छे क्वेश्चन डाले गए, बहुत मेहनत दिखती है उसके अंदर, बुक के अंदर ऑथर की, तो इस तरीके से हमारे पास बेटा एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको दिए रखे हैं स्पेस में। ठीक है, तो इनका पोटेंशियल बराबर है। मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये इनका पोटेंशियल है बेटा, इनका पोटेंशियल। और आपको ये पॉइंट रखे हैं, तो ये पॉइंट रखा है आपके पास, कितना पॉइंट है ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और ये एंगल्स आपको दे रखा है 37 डिग्रीज,
ताकि ज्यादा रूट वूट में ना फंसे हम। 37 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब आपको सबसे पहले ये सोचना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला काम आपको सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो हमने कहा देखो ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और ये प्लेन्स हैं। प्लेन जो होता है वो किसके लिए बनता है, प्लेन्स बनते हैं पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एकदम पैरेलल जो फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर एक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो ये हो जाएगी फील्ड, ये बड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए क्योंकि यहां पर ये एंगल 90 बना रहे, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली काट दे वो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब लेकिन यहां पर भी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो किस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, बेटा यहां पे 10 20 30, अगर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो बेटा यहां तो मुझे पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिख रहा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल घट रहा है इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है ना उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी तिरछी। तो हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा मुझे पता है कि जब ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बड़ा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E इंटू डी। अब बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू डी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू डी, व्हाट वी कैन राइट इज, भैया ये डिस्टेंस कितना है, हमने कहा ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, 10-20 का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये cos थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, तो मतलब ये होगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ध्यान रखना, इंटू साइन 37। तो पहली बात तो मैं 100 से डिवाइड करके मीटर बना देता हूं उसको, ठीक है। और 37 होता है, साइन 37 होता है 3/5, तो ये आ रहा 3/50, 3/50 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो द फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा, 20 से 10 हो रहा, तो 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है कितने डिस्टेंस में, 3/50, मतलब ये हो गया 500 डिवाइड बाय 3 इज द फील्ड, फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। 500 डिवाइड बाय 3, न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं और वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज भी फील्ड होता है और पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस भी फील्ड होता है, इसलिए हम वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज फील्ड। अब आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो, तो फील्ड के टुकड़े करो, इधर इधर टुकड़े कर लो, ठीक है ना, और आई कैप जेकब के फॉर्म में ले सकते हो। तो अगर ये एंगल निकाले हम तो ये 53 डिग्री आएगा, 37 53 आएगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नथिंग बट माइनस E cos 53 आई कैप माइनस E sin 53, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू वो रही, cos और sin 53 डिग्री का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा एससी में दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक छोटी सी बात मैं पोटेंशियल और चार्ज के ऊपर और बता देता हूं आप लोगों को, कि पोटेंशियल और चार्ज के ऊपर एक छोटी सी बात हमें और जाननी है, ठीक है ना, वो क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लिया हमने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, ए पे बैठा है और बी पे जा रहा है, ए पे बैठा है और बी पे इसको जाना है।
ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डेल्टा वी। ए हायर वोल्टेज पर है, बी लोअर वोल्टेज पर। दैट मींस फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। नाउ हम कहते हैं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड पर यूनिट चार्ज। अब फील्ड जितना वर्क डन करेगी इसके ऊपर, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो वी कैन से दैट इट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कोई और फोर्स नहीं लग रहा, केवल फ्लड लग रही है। तो कैन आई से दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, राइट। So what is delta V? Delta V is VB minus VA, पाई माइनस इनिशियल, बट VB छोटा है तो माइनस अंदर ले जाते हैं, तो Q VA minus VB is change in the kinetic energy. We can write this as delta V and we can say that change in kinetic energy is Q delta V. काइनेटिक एनर्जी का चेंज Q डेल्टा V के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा फॉर्मूला ये। आदित्य सर से आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कहीं ना कहीं काम आएगा ये। तो Q डेल्टा V इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है बच्चा? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो Q डेल्टा V इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, मजेदार, शाबाश। एक रिलेशन मैंने कहा था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में होता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर कहीं पर भी आप पोटेंशियल लिख पा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिख पाओगे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है, ठीक है, ओके। तो ऐसे में आपको पोटेंशियल्स के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, सारे पोटेंशियल के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो मैं क्विकली आप लोगों को कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, वो फॉर्मूले बेटा आप लोगों को याद करने होंगे, वो फॉर्मूले बेटा आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल देख लिया था, और अब पोटेंशियल ड्यू टू रिंग देखते हैं। एक रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल होता है। ये हमारे पास बेटा रिंग है, इस पर चार्ज क्यों फैला है, थ्रू आउट चार्ज क्यों फैला है। इसका बेटा रेडियस r है, सेंटर से x डिस्टेंस दूर हम पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, सेंटर से x डिस्टेंस दूर हम पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक। व्हाट विल बी द पोटेंशियल है। तो बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट P, potential at point P will be K Q by under root of R square plus X square. Potential at point P will be KQ divided by under root of R square plus X square. इतना पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर। पोटेंशियल एट पॉइंट P is KQ upon में under root of R square plus X square. That is the potential at point P. ठीक है। Now what is the potential at center? सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। तो सेंटर में जो पोटेंशियल होगा उसको निकालने के लिए x को 0 डालना है, सेंटर में पोटेंशियल निकालने के लिए x को 0 डालना है। अगर x को 0 डाल दें तो पोटेंशियल विल बी KQ by R, और x इक्वल टू 0 पोटेंशियल विल बी KQ by R, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल लिख सकते हो। तो ध्यान रखना है आपको कि सेंटर में पोटेंशियल 0 नहीं होता बेटा, ये फॉर्मूले आपको करने हैं याद। डेरिवेशन वही है, इंटीग्रेशन E डॉट dr से सॉल्व करो, पूरा इंटीग्रेशन आता है, लंबा सा आता है, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। KQ by R सेंटर में पोटेंशियल है, 0 नहीं है। होता क्या है, सेंटर का नाम लेते ही बच्चों को लगता है 0, सेंटर जैसे ही सुनते हैं उनके दिमाग में उछलता है 0, ठीक है ना। तो बच्चा ध्यान रखो, पता नहीं कहां से आता है बच्चों के दिमाग में सेंटर इक्वल टू 0, अरे ओ होता है वो 0 नहीं होता है, ध्यान रखो इस चीज को। सेंटर पोटेंशियल है KQ by R, क्लियर, सेंटर पोटेंशियल है KQ by R, बोल लो एक बारी, सेंटर पोटेंशियल है KQ by R, ठीक है। यह है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। और अब हम बात करते हैं बेटा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स की।
पहले बात करते हैं होलोस्फीयर। अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशंस, रिजल्ट हम याद करेंगे, उसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। इस पे चार्ज क्यों फैला हुआ है, ये रेडियस आर है, सेंटर में अंदर किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल जानना चाह रहे हैं और बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जानना, स्मॉल आर। बेटा आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर, तो बेटा तो पोटेंशियल इसका आएगा ना वो भी वैसा ही आएगा, कितना के क्यू बाय आर, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर। लेकिन इनसाइड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो बेटा अंदर ना फील्ड नहीं होती, अंदर फील्ड नहीं होती। फील्ड क्या करती है, फील्ड पोटेंशियल को चेंज करती है, फील्ड पोटेंशियल को चेंज करती है। फील्ड पोटेंशियल को चेंज करती है, तो जहां पर फील्ड नहीं है वहां पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, तो अंदर तो फील्ड है नहीं, अंदर तो फील्ड है नहीं, तो अंदर पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। तो जितना वर्कडन इन्फिनिटी से लेकर यहां तक आने में लगेगा उतना ही वर्कडन अंदर किसी पॉइंट में जाने में लगेगा। तो इसका मतलब इनसाइड पॉइंट पर जो फील्ड है दैट इज इक्वल टू फील्ड ऑन द सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर। सेंटर पर भी, सेंटर भी तो इनसाइड ही है, तो सेंटर पर भी जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय कैपिटल आर ही होगा। अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा बराबर रहता है और बाहर पोटेंशियल चेंज होता है। ग्रेविटेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना, सेम चीजें हैं, सेम फॉर्मूले हैं, जी की जगह पर के है, एम की जगह पर क्यू है। कैपिटल आर तक देयर इज नो पोटेंशियल, देयर इज नो पोटेंशियल, सडनली एक पोटेंशियल आता है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की फॉर्म में घटता है बाहर। ओ सॉरी, अंदर पोटेंशियल है लेकिन कांस्टेंट पोटेंशियल है। मैं बार बार फील्ड की दुनिया में जा रहा हूं, बार बार मैं फील्ड फील्ड की दुनिया में पहुंच जाता हूं। बच गए, वरना अभी टेलीग्राम पे जो है बरसात हो जाती। ईश्वर ये कैसे लिख दिया ईश्वर, अरे हो जाती है गलती भैया, दिमाग में 50 चीजें चल रही होती हैं, क्या क्या बताएं आपको, आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं हम, कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है आगे आने वाली जनरेशन की। तहलका मचने वाला है, जलजला आने वाला है बच्चा, भूकंप आने वाला है, देख एजुकेशन इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे। के क्यू बाय हमारे पास है कांस्टेंट है और बाहर गए तो पोटेंशियल जो है वो के क्यू बाय स्मॉल आर हो गया, तो आर बढ़ रहा, वी घट रहा, घटते घटते अल्टीमेटली जीरो हो रहा। ये आपके पास वी वर्सेस आर का ग्राफ आ गया, ठीक है ना। ये था बेटा आपके पास इनसाइड पॉइंट के लिए, होलो के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या कह सकते हैं, सॉलिड स्फीयर जो होता है अंदर चार्ज भरा पड़ा है, बाहर तो अभी भी इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर, तो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल स्टिल के क्यू बाय आर। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कोई डायरेक्शन नहीं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो के क्यू बाय आर इज द पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अगर इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल कितना होता है बेटा, इसका खूंखार फॉर्मूला होता है बड़े वाला, याद है ना आपको, के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। तो अगर सेंटर की बात करें तो इनसाइड है, सेंटर की बात करें तो सेंटर पर आप स्मॉल आर को जोड़ डाल दोगे और आंसर विल बी 3/2 के क्यू बाय आर, 3/2 के क्यू बाय आर, दैट इज द पोटेंशियल एट दी सेंटर। ठीक है बच्चों, सेंटर पोटेंशियल आ रहा है 3/2 के क्यू बाय आर, ठीक है। ग्राफ अगर बनाते हैं इसका पोटेंशियल वर्सेस आर का, तो बेटा अंदर जो है, अंदर जो है वो माइनस आर स्क्वायर, मतलब एक्स पैराबोलिकली घटता हुआ, क्योंकि आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, नेगेटिव है तो घटता हुआ बनेगा। यहां पर बन रहा कितना 3/2 के क्यू बाय आर, और इस पॉइंट के बाद फिर ग्राफ कुछ ऐसे जाता हुआ, कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर पे सरफेस पर के क्यू बाय कैपिटल आर और अल्टीमेटली जी। दिस पोर्शन इज अ पैराबोला एंड दिस पोर्शन इज अ हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला।
बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सारे फॉर्मूले बेटा आप लोगों को याद करने हैं। क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर आप लोगों को डीपीपी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारी चीजें पढ़नी है आप लोगों को। बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चर्चा करी, फील्ड के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। अगली कक्षा में मिलेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय।